आज हम बात करते हैं कोकोनट प्रोडक्ट के बारे में जो काफ़ी लोगों को पता तो होगा ही कि कोको नारियल क्या होता है वगैरह वगैरह। तो अभी आज हम देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं और दूसरे उसमें प्रॉफिट्स कितने हैं और बाकी चीज़ें यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कैसे आपकी बिजनेस चल सकती है, क्या प्रॉफिट एरिया एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कौन से प्रोडक्ट्स हैं। देखो, कोकोनट के प्रोडक्ट को अगर मैं बोलूँ ना कि ये गाय जैसी प्रोडक्ट्स है कि हर चीज़ जो गाय की होती है, गोबर हो गया, गोमूत्र हो गया, दूध हो गया, बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं, तो इतने में कभी आपको एक नुकसान वाली प्रोडक्ट तो है नहीं। जैसे नारियल भी वही है कि इसकी एक चीज़ भी आपको ख़राब नहीं मिलेगी। इसमें सारी चीज़ें आप कर सकते हो, कम से कम झाड़ू तक भी बना सकते हो इसमें से। तो स्ट्रॉ बनती है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको इनोवेटिव करना है तो बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है, इवन कपड़े बनते हैं इस चीज़ों में। तो वो भी आप देख सकते हो। बट यहाँ पे मैं टिपिकल जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जो हम रेगुलरली एक्सपोर्ट कर रहे हैं और करवा रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी बहुत आप देख सकते हो। तो तीन कैटेगरी में है, ऑलमोस्ट 35 प्लस प्रोडक्ट्स है। तीन स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मोर देन 50 मार्केट्स तक आप टारगेट कर सकते हो। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसमें कोई दो राय रखने की ज़रूरत नहीं है। कोकोनट प्रोडक्ट हमेशा अच्छी प्रोडक्ट रही है। बट एक चीज़ है कि यहाँ पे एक ध्यान में रखना है कि काफ़ी लोगों को क्या होता है ना, नारियल या कोकोनट का मतलब ये है कि हम लोग सेमी की कोकोनट बात कर रहे हैं जो दुबई जाती है, जो मंदिर में हम लोग फोड़ते हैं ना, कि वो वाली ऊपर से छिलका निकला हुआ है, बस एक चुट्टी रहती है उसकी, उसको हम लोग नारियल जो तोड़ते हैं, सिर्फ वो नारियल होता है एक्सपोर्ट के लिए। तो काफ़ी लोगों का ये एज्यूमशन होता है कि यही नारियल है और हमें पोलाची से ही उठानी है और ये दुबई ही भेजनी है। देखो, बाकी जगह भी नारियल मिलती है, बाकी बहुत अच्छे साइज, बड़े साइज़ और छोटे साइज़ में मिलते हैं और वो भी एक्सपोर्ट होते हैं। बस ये है कि लोगों को ना इंडिया से दुबई छोड़ के कोई और मार्केट दिखता नहीं है, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली वहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं ठगने के लिए। अभी डकैत काफ़ी सारे तो उधर बैठे ही हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि यार ये कोई बाहर के है, नहीं, वो कोई बाहर के नहीं है, अपनी ही है। अखंड भारत अगर देखोगे ना तो इंडिया वाले तो है ही, पाकिस्तान वाले भी मिल जाएंगे, बांग्लादेश वाले मिल जाएंगे, श्रीलंका वाले मिल जाएंगे। बस यही लोग बैठ के हमें ठगते हैं। तो आपको इतना देख लेना कि भाई इससे काम कर रहे हो और क्या प्रोडक्ट में काम कर रहे हो। अगर थोड़ी बहुत भी आपको लगता है ना यार, अगर नुकसान ही करानी है तो दुबई जाके क्यों कराओगे यार। और नुकसान में कौन सा बिजनेस आप खड़ा कर लोगे। काफ़ी लोगों को लगता है सर मैं तो 10 कंटेनर बेचूंगा तो फिर मुझे फ़ायदा मिलेगा। भाई, तुम्हें एक कंटेनर में फ़ायदा नहीं मिल रहा, 10 कंटेनर भी तुम घाटे में उतार दोगे। भले ही एक दो बीच में एक दो ऑर्डर मिल गया तो फिर उसमें अगर थोड़ा थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी तो आपको एवरेजिंग पे ही मारना पड़ रहा है ना। तो पूरी कंटेनर जब आप इसमें इतना लॉस हुआ, इसमें इतना लॉस हुआ, हाँ इधर प्रॉफिट हो गया, फिर लॉस लॉस लॉस, ऐसे करते जाओगे ना तो आपको धंधा एवरेज में चल रहा है। ये स्टॉक मार्केट वाले लोग नहीं करते कि जब मार्केट गिर रहा है तो इधर उठाया, फिर नीचे गया, उधर उठाया, फिर एवरेजिंग कर रहे हैं। तो घाटे में एवरेजिंग करके कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट में करो ना एवरेजिंग। तो अगर कर पाते हो तो देखो, मार्केट काफ़ी लोगों को ये होता है कि प्रोडक्ट एनालिसिस करते नहीं है, मार्केट एनालिसिस करते नहीं है। जो शॉर्टकट है, अगर किसी ने बोल दिया वीडियो पे कि भाई दुबई सुपर मार्केट है, उधर ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा क्योंकि खर्चे तो बहुत कम है जाने के लिए, वीज़ा आपको ऑन टाइम मिल जाएगा, ये चीज़ें वो चीज़ें, तो चलो। ऐसे नहीं होता है, पैसे गवा लोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर कोई बोलता है कि हाँ मेरी दुबई में कंपनी है, मेरी मेरी कंपनी में एक्सपोर्ट करो, ग्रुप शिपमेंट करो, तो आपके पास पैसे डालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीख लोगे। भाई, कुछ नहीं सीखोगे तुम। क्योंकि ग्रुप शिपमेंट में कोई भी मेंटर आपको ये बोलता है कि भाई तुम लोग सीख लोगे, तो गलत बोल रहा है। क्योंकि ग्रुप शिपमेंट में क्या होता है ना, ना तुमको बायर पता चलेगा, ना तुम्हें सप्लायर पता चलेगा, ना कोई ऑपरेशन पता चलेगी, ना क्वालिटी का कुछ पता चलेगा। जब आप ज़मीन में उतरोगे ना, हज़ार चीज़ें आपको दिखेगी। अगर किसी के गाइडेंस से भी उतर रहे हो तो भी ठीक है। ग्रुप शिपमेंट के नाम पे जो ठगते हैं ना, वहां से दूर रहो, जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहो उनसे। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि कॉयर मार्केट है, क्योंकि नारियल के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें कॉयर एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है जो उसमें आप बहुत काम आ सकता है। तो कॉयर का बिजनेस है अप्रोक्सीमेटली 6.8 मिलियन का, तो बिलियन का, तो उसमें आप काम कर सकते हो। कोकोनट प्रोडक्ट्स हैं, मैं सिर्फ नारियल की बेस प्रोडक्ट नहीं बोल रहा हूँ, उसकी हज़ारों वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें भी आप काम कर सकते हो। उसका 12.5 बिलियन का है। अगर आप कॉयर का ग्रोथ अगर आप देखोगे तो इंडिया की शेयर कितनी है, तो ऑलमोस्ट 85 to 90% का इंडिया का शेयर लेके बैठा है। तो जो प्रोडक्ट हम लोग ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं तो उसमें तो आप आ ही सकते हो, उसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा सर ये मार्केट डिमांड है या नहीं है। भाई, डिमांड नहीं होता तो 90% लेके थोड़ी ना बैठते हैं हम लोग। तो बेसिक वाली क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों ने, क्योंकि हमारी एक इंग्लिश वाली वीडियो भी अपलोड हुई है, तो काफ़ी लोगों के सवाल भी आते हैं कि इसी चीज़ के इर्द गिर्द। तो प्लीज़ आप थोड़ा सोच लो कि अगर 90% ये डिमांड नहीं होता, अगर हम डोमिनेट कर नहीं कर रहे होते या बाकी लोग सप्लाई नहीं कर रहे होते, तो फिर क्या फ़ायदा यार। ऐसे थोड़ी ना कोई आके हमको ऑर्डर दे जाता है। आप ट्राई करके देखो, आप घर पे सोए रहो, कोई आके आपको ऑर्डर दे के जाता है तो मुझे बता देना। ऐसे तो कभी नहीं होता है ना। तो मार्केट में जब आप काम करोगे तो इतना परसेंट का अगर ग्रोथ है कि इतना डोमिनेट हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वो तो डिमांड है तभी तो कर पा रहे हैं, वरना तो नहीं होता। और उसमें बचा ही कितना है यार।
15 से 10% हमने बाकी लोगों के लिए छोड़ रखा है, बाकी सारी चीज़ें हम खुद कर रहे हैं, तो उतना तो बड़ी डिमांड है। और दूसरा यूएसडी 1.1 बिलियन का आपको अगर देखोगे तो कॉयर एक्सपोर्ट्स है, तो जो इंडिया से हो रही है अभी देखो, इसमें से अगर अब मैं बिलियन की बात कर रहा हूँ, आप इसको यूएसडी छोड़ो, इसको सिर्फ आप करोड़ों में लेके आओगे ना, तो भी आपका हिसाब बन जाएगा, उसमें बड़ी चैलेंजेस वहाँ पे नहीं है। अभी देखो यूरोपियन यूनियन में या जहाँ पे भी हमारी एग्रीमेंट्स हो रही है, तो वहाँ पे भी आपको फायदा मिलने वाला है, वहाँ पे भी आपकी ग्रोथ है, तो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत देख के काम करोगे ना, तो इसका फायदा आप निकाल सकते हो कि कोई कौन सी एग्रीमेंट हुई है, किसके साथ एग्रीमेंट हुई है, कौन सी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काम आ रहा है और किसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, और वहाँ पे हम लोग क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी एचएस कोड है भी या नहीं वहाँ पे। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको थोड़ी बेसिक वाली जो एनालिसिस करोगे ना, तो भी निकल जाएगा, वरना तो ये रिपोर्ट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना खरीद सकते हो, तो टीम को बोल के आप कस्टमाइज भी करा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल ही रहता है। तो यहाँ पे कॉयर प्रोडक्ट्स है, जो कॉयर प्रोडक्ट्स की कितनी वॉल्यूम है, उसमें कौन सी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। कॉयर पे कोकोपिट है, जो कॉयर पिट्स हम बोलते हैं, कोकोपिट जो बोलते हैं, तो ब्लॉक्स होती है जो नॉर्मली गार्डनिंग एग्रीकल्चर में बहुत काम आते हैं, तो वो भी मैं वर्टिकल जो गार्डनिंग्स बोलते हैं या इंडस्ट्रियल गार्डनिंग्स होती हैं या जो लैंडस्केपर्स होते हैं, जो आज के टाइम पे दुबई में वगैरह बहुत देखते हो आप, तो वहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि नारियल तुम्हें घाटे में जाएगा, मगर कोकोपिट तुम्हें फायदे देके जाएगा। तो पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे बेचनी चाहिए। अभी कोकोपिट में तो अभी तक लॉस नहीं चल रहा, सारे एडवांस पेमेंट्स में आ रहे हैं, अच्छी खासी नेगोशिएट कर लो, आप एडवांस पेमेंट में निकाल सकते हो। यूरोप में तो कभी मैंने क्रेडिट दिया नहीं है, तो आज तक मैंने जो भी कोको ब्लॉक्स हम लोग बेच रहे हैं, वो सारे जो भी है वो प्रॉपरली विद पेमेंट ही है, कोई क्रेडिट में गया नहीं है। अगर कोई जाके आगे जाके मार्केट खराब करेगा तो बात अलग है, अभी फिलहाल तो हम लोग अच्छी खासी काम कर रहे हैं। तो यान है, रोप है, मैथ्स है, तो वो आप देख सकते हो, विच इज़ अगेन 3.5 बिलियन का, सारे बिलियंस की है, कोई उससे कम वाला तो है नहीं। वैल्यू एडेड कॉयर प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें देखो ना, कोको चिप्स हो गए, बाकी सारी चीज़ें जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये आप देखो देखो फ्रेश एंड जो फ्रोज़न भी आते हैं इसमें कोकोनट की, जो हम लोग नारियल जो घिसा हुआ नारियल होता है जो नॉर्मली हम लोग खाने पे यूज़ करते हैं, तो इवन वो तक हम लोग अभी फ्रोज़न में सप्लाई कर पा रहे हैं। एंड इट्स अ गुड मार्केट यार, बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। और यहाँ पे अगर आप फिनिश गुड्स में अगर देखोगे तो चारकोल्स है, एक्टिव कार्बन्स है, ऑयल है, मिल्क है, पाउडर है, क्रीम है, ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे वेगन के, मतलब अब देखो इसके सप्लीमेंट में कौन सा है, मिल्क पाउडर मिलेगा या मिल्क क्रीम मिलेगा या कुछ और चीज़ें मिलेगी। तो मिल्क तो यही हो गया ना कि गाय के या बफेलो की जो इसके जानवरों की होती है, मगर जो बंदे यहाँ पे वेगन वाले हैं, स्पेशली फ्रांस और जो उस तरीके के बेल्ट के हैं, तो वहाँ पे आपको जो वेगन चल रहा है, तो वहाँ पे आप देखो ना कि वेगन में प्लांट परफेक्ट सुटेबल प्रोडक्ट अगर मैं बोलूँ ना, तो वो कोकोनट है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा फायदा आपका निकल जाएगा, अगर आपको प्रॉपरली उसका मार्केटिंग करने आ गया ना, तो वहाँ पे ऑलरेडी लोग रेडी है, तो लेने के लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बस आपके पास उस तरीके का पैकेजिंग, लेबलिंग, सर्टिफिकेशन हो तो फिर बेस्ट है, गुड टू गो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोकोपिट आप देख सकते हो, कोकोपिट ब्लॉक आप देख सकते हो, फाइबर्स देख सकते हो, ब्राउन वाइट जो भी ग्रेड है, यान है, ट्विस्ट है, फिर बाद में रोप है, मैट्स है, तो ये सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे ना, तो ये सारे एच एस एन कोड्स है। और ये आपको एच एस एन कोड तब काम में आएगा जब आपको ड्यूटी कैलकुलेट करनी है, जब आपको पैकेजिंग काम करना है, आपको कंप्लायंसेस चेक करनी है, और इसके साथ ही आपको ये चेक करना होगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये एच एस एन कोड है भी या नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर जो ड्यूटी स्टैंडर्ड है वो तो पढ़ने वाला ही है। तो एफ है। देखो नॉर्मली जो कोको की जो प्रोडक्ट्स है ना, वो यूरोपियन यूनियंस और बाकी रीजन में ना उतनी नहीं है ड्यूटी, तो आराम से आप कर सकते हो। तो एफ प्राइजेस यहाँ पे देख लो, तो ये सारे प्राइजेस है। अगर यूरोपियन यूनियन या यूएस के लिए अगर आप देखोगे तो ये प्राइस बैंड है, इसको एग्जैक्टली मत मानना, ये आपके फ्राइट फॉरवर्डर आपको बता देगा। तो करीब करीब इतने मार्जिन पे आप काम कर सकते हो, कोई भी 20% से नीचे कम नहीं है यार। अगर आप काफ़ी आज भी आप लोग ये सोच रहे हो कि कौन से प्रोडक्ट में काम करना है, तो ये वही प्रोडक्ट्स है जो आपके लिए बेहतर है, आप आराम से इसमें काम कर सकते हो। टायर 2 में आपको देखो इसमें प्रोडक्ट्स थोड़ी बहुत फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड कैटेगरी में आते हैं, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है कोकोनट्स के या कॉयर के, तो वहाँ पे भी आपको देखो कि एच एस एन कोड्स है, प्राइजेस एफ आपका मिल जाएगा। एफ में ना कोई भी पोर्ट आप पकड़ते हो, उसका बीच का जो कॉस्ट है ना, अगर वो हटा दोगे तो फिर आपका एक्सपोर्ट का प्राइसिंग आना चाहिए। अगर आप थोड़ी बहुत, क्योंकि नॉर्मली एक्सपोर्ट का प्राइसिंग हमें रेफरेंस पॉइंट में मिलता नहीं है, तो क्योंकि एक्सवर्क्स का एग्जैक्ट प्राइसेस कोई बताता नहीं है, हमारे पास जो भी मिलेगा वो एफ या सी प्राइस मिलते हैं। सी प्राइस उस कंट्री में मिलती है जिस कंट्री में हम टारगेट कर रहे हैं, और एफ प्राइसेस जो डिस्पैचिंग कंट्री है वहाँ पे आपको एफ प्राइस मिल जाती है। तो उन वजह से हमारे पास सिर्फ यही डेटा है। अगर इसके पीछे का डेटा अगर आपको चाहिए होगा तो आपको कस्टमाइज रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी। तो इसमें भी मार्जिन आप देख लो, यहाँ पे नथिंग लेस देन 25% या 20%, या लोएस्ट आपको 20 मिलेगा, वो भी फ्रेश कोकोनट में। मैं चाहता हूँ आप फ्रेश कोकोनट में काम मत करो या सेमी हश कोकोनट में काम मत करो, क्योंकि इन्होंने
पूरा ऑलरेडी वहाँ पे कचड़ा कर दिया है, वहाँ पे पूरा रायता फैल चुका है, वहाँ पे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जैसा ऑनियन कितना गंदी बिजनेस आज के टाइम पे चल रहा है ना दुबई में, वही हालत सेमीएस का भी है। वहाँ पे भी आप अभी भी फाइट करके लॉस में ही बेचना पड़ेगा। कभी कभी नारियल फूट जाते हैं, कभी कभी नारियल से पौधा निकल जाता है, फिर वो उसका कोई मतलब नहीं, कभी कभी फूल निकल जाती है। तो ये सारी चीज़ें वो ठीक नहीं है आपको मार्केट के लिए। तो जो चीज़ें आपके हाथ में कंट्रोलेबल नहीं है, और अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो फिर जितना हो सके ये फ्रेश वाले जो होते हैं ना कि बम वाली चीज़ें हैं, मतलब भाई ये आज नहीं बेचा तो कल फट जाएगा अपने हाथ में, तो ये दूर रखो, उतना बेहतर है आपके लिए, वरना फिर आप अटक जाओगे इधर। तो ये प्राइसेस मार्जिन है, ये टायर 2 प्रोडक्ट्स है। अगर टायर 3 आप देखो ना, यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे बहुत अच्छी मार्जिन आप उठा सकते हो। और साथ ही साथ इसमें ऐसा नहीं होगा कि पूरा कंटेनर भेजना पड़े, आपको आराम से एयर शिपमेंट भी आप कर सकते हो, एलसीएल भी आप कर सकते हो। कभी फुल कंटेनर की खर्चा उठाना पड़ा, फुल कंटेनर की लोड लेनी पड़ेगी, इतना बड़ा कैपिटल चाहिए, उतना नहीं है। आप आराम से छोटे जितनी भी, देखो क्या है ना, अपनी कैपेसिटी जान लो पहले, और उस कैपेसिटी के सामने किसको बेच सकते हैं उतना जान लो, फिर उन प्रोफाइल्स में आप कांटेक्ट करो तो वो काम आपका निकल जाएगा। हाँ बस यही है कि एक बार बोल के छोड़ दोगे तो फिर बिजनेस नहीं मिलेगी, पीछे पड़ा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लो, कोकोनट की चारकोल्स है, एक्टिव कार्बन्स है, ये सारी चीज़ें आपको फिल्टरिंग बड़ी प्रोडक्शन वैल्यू में निकल जाती है। फिर यहाँ पे वर्जिन कोकोनट ऑयल्स हैं, तो यहाँ पे कोपरा ऑयल भी मिलता है, कोकोनट कोल्ड प्रेस वाला, वो भी आप काम कर सकते हो, वरना फिर वर्जिन ऑयल तो आप कर सकते हो। मिल्क है, फिर क्रीम है, वाटर है। अभी देखो वाटर मैंने कभी इंडियन ब्रांड्स उतना ज़्यादा नहीं देखे, 2-3 कंपनीज मैंने ट्राई की हुई हैं काफ़ी। 2019 से हम लोग एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो अच्छी खासी कोकोनट वाटर्स में काम करते हैं, बट हाँ थोड़ी बहुत उनकी कभी कभी क्वालिटी नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। बट व्हेन इट कंपेयर्स टू ये बाकी वियतनाम वगैरह आप कंपेयर करोगे ना, तो वहाँ पे आपको नारियल बहुत कंसिस्टेंट लेवल पे मिलता है, नेचुरल भी मिलती है, जो डायरेक्टली स्ट्रॉ इन करके आप डायरेक्टली ले सकते हो, या आपको बॉटल्स में भी मिलते हैं। तो ये थोड़ा आप देख लोगे ना तो फिर यहाँ पे भी आपका बहुत अच्छा काम मिलेगा। आज के टाइम पे लोकल में रेडी टू ड्रिंक वाले काफ़ी सारे प्लास्टिक बॉटल्स में आते हैं, बट कुछ दम नहीं है उस, अगेन दोबारा मिलावट की ही बातें हैं, कोई फ्रेश नहीं होता, सारे नेचुरल फ्लेवर्स और केमिकल्स ही होते हैं उसमें, नारियल के पानी बहुत ही कम होता है। तो थोड़ा देख लेना। फिर मिल्क पाउडर, तो वो भी आपको एक्सपायरी तो नहीं है, इसको तो आप लंबा लेके जा सकते हो। प्रोडक्शन प्रॉपरली अगर प्लान कर लोगे तो इतना कैपेसिटी तक आप आराम से रीच कर सकते हो। और ये सारे आपको स्मॉल स्केल पे आप काम कर सकते हो, इसका कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, बड़ी मतलब ये नहीं है कि पूरा कंटेनर भेजना पड़ेगा, तो आराम से आप कम में कर सकते हो। और हैंडीक्राफ्ट चीज़ें जो है ना, आज के टाइम पे कीचेन हो गया, बाउल्स हो गया, प्लेट्स हो गए, या उसकी ऑर्नामेंट्स आती हैं उसकी नारियल के, तो वो भी आप देख के आप काम कर सकते हो। इवन दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पे मार्जिन है, आप थोड़ा मार्जिन वगैरह देख लेना। अभी मुझे ये कमेंट करके मत बोलना कि ये मार्जिन नहीं मिलेंगे, तुमको नहीं मिल रहे तो हमें मिल रहे हैं इसलिए तो लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मार्जिन नहीं मिल रहे होते तो फिर लिखते नहीं है, राइट। जो चीज़ें नहीं है वहाँ पे नहीं लिखता है। तो यहाँ पे बड़ी बिजनेस अगर आप देखोगे ना तो कोकोपीट का ही है, फिर यहाँ पे ग्रोथ मीडियम है, फाइबर्स है, मैट्स हैं, टेक्सटाइल्स है, फिर यान है, रोप है। तो ये आपको प्राइमरी वाइज वॉल्यूम वाइज अगर आप देख लो, मगर मार्जिन वाइज 2-3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अच्छी खासी मार्जिन आपको खींच लेगा। और दूसरा यहाँ पे आपको ये देखना है कि हमारे सामने कौन सी कंट्रीज है कंपटीशन में, कि भाई अगर हमसे सस्ते दे सकते हैं और हमसे सस्ता उनका डायरेक्ट ड्यूटी है, तो इंपोर्ट ड्यूटी अभी अब मान के चलो कि अब मैं यूएस के लिए बात कर रहा हूँ, यूएस में एक तो इंडोनेशिया और फिलीपाइंस के लिए सस्ते हैं, टैरिफ रेट एक बार चेक कर लेना। इंडिया का अगर ज़्यादा है और ये लोग कम है, और उसमें भी ये लोग एडवांटेज लेके बैठे हैं कि भाई इनकी कंसिस्टेंट है, इनकी सप्लाई चेन ऑलरेडी सॉर्टेड है, हमारे यहाँ पे जैसे चैलेंजेस है वैसे नहीं है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ पे मेजर जो है ना वो कोकोनट वाटर का है, मार्केट शेयर अगर आप देखोगे, तो बाकी चीज़ें आप वैल्यू एडिंग पे आप काम कर सकते हो। तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है। इसमें क्या है ना कि आपके लिए मैन्युफैक्चरर्स की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में। थोड़ा देख लेना कि कौन कितना अच्छा है बुरा है, बस उतना ही है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। अगर टायर ये प्रोडक्ट अगर आप उठाते हो तो यूएस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, यूके है, साउथ कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आराम से बेच सकते हो। जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे रेंज यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। तो दूसरा यहाँ पे वॉल्यूम बी में आप देख लेना, चाइना है, जो नॉर्मली आपको ये चारकोल कोकोनट्स, क्योंकि उसके फिल्टर्स वहाँ से आते हैं, जो भी आप आरओ में डालते हो ना, कोई बोलता है कि सर एक्टिव कार्बन है, जो एक्टिव कार्बन का मतलब वही होता है कि जो इसके पाउडर्स बने हुए हैं, जो जला के उसने राख करके उसके बना हुआ है ना, तो वो तक हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। फिल्टर्स होते हैं पानी के, तो वो तक आप वहाँ पे आप मंगवाते हो, तो फिर वो लोग भी हमसे पाउडर लेते हैं, फिर फिल्टर में डालते हैं और फिर उल्टा हमें बेचते हैं। तो बहुत अच्छी बिजनेस है उनकी, बस थोड़ा देख लेना, अगर इंडिया में भी हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे एमर्जिंग मार्केट्स है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, कीनिया है, नाइजीरिया है,
और वियतनाम, थाईलैंड। तो ये मार्केट्स में अगर आप देखोगे रोप है, मैट्स है और फ्रेश कोकोनट्स हैं। तो कुछ जगह फ्रेश कोकोनट्स तो ऑलरेडी मिलते हैं और वहाँ से भी एक्सपोर्ट होते हैं। तो उनकी प्रोडक्शन वैल्यू पे आप अगर आप देखोगे तो बहुत सही है। इनके शेल्स बहुत अच्छे काम में आते हैं, वो भी आप थोड़ा देख लो। अगर आपको मार्केट वाइज अगर डिफ्रेंशिएशन करनी है ना, तो कंप्लायंसेस, उनकी डिमांड, उनकी जो मार्केट साइज है वो थोड़ा आप देख लोगे। मेनली अगर आपको रेगुलेटरीज, अगर आप खाने पीने की चीज़ें बना रहे हो, आज के टाइम पे कोकोनट के चिप्स भी बनते हैं खाने के लिए। तो नारियल के जो चिप्स बनते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। बट प्रॉब्लम ये होता है कि वो पाम ऑयल में या कुछ और चीज़ों में करके ना उसकी जो अच्छा ही है ना उसको गंदा कर देते हैं। तो आप अगर उसको कोकोनट की चीज़ें कोकोनट में ही तल के, कोकोनट में ही पैक करके उसका अगर प्रॉपर एफडीए वगैरह आप बना लेते हो, सर्टिफिकेशन आपके पास है, तो फिर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से प्रोडक्ट उतार सकते हो मार्केट में। तो यूरोपियन यूनियन में भी सेम ही रहेगा। तो सर्टिफिकेशन थोड़ी वही है कि ये मार्केट्स में ना ये बहुत अच्छा आपको पे करते हैं और साथ ही साथ बोलते हैं भाई भाई तुम जो बोल रहे हो उसका क्लीन लेबल चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए उसमें कि तुम्हारे मर्जी से कुछ भी डाल दिया, आपने बोल दिया और हमने मान लिया, ऐसे कोई भी बात नहीं होती। सारे प्रॉपर्ली स्ट्रैटेजी वाइज होता है, फिर उसी के हिसाब से आपको एग्जीक्यूट करनी होती है। तो यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वाइज अगर आप देखोगे ना, तो ए बी सी कैटेगरी में हर एक का अपना अपना ग्रेड्स है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, वो थोड़ा आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। और दूसरा, जब आप ऑर्गेनिक लेके जाते हो ना, अगर कोई सर्टिफिकेट है आपकी ऑर्गेनिक वाला, तो वहाँ पे आपको 25 to 40% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा जो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्राइस पे मिल रहा है। ऑर्गेनिक लेके जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लोग बोलते हैं सर ये नारियल में क्या ऑर्गेनिक है नॉन ऑर्गेनिक होता है? होते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट होते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें आप केमिकल कितना डाल रहे हो और मिट्टी कितनी अच्छी है कि मिट्टी में पहले क्या डाला हुआ था, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सारी चीज़ें एंड प्रोडक्ट में फ़र्क पड़ता है जब आप टेस्टिंग करते हो। ऐसे तो अंधे आंखों से तो कुछ दिखेगा नहीं, बट जब आप टेस्ट करते हो तो पैरामीटर समझ में आ जाती है। सो रेगुलेटरी एंड सर्टिफिकेशंस अगर आपको चाहिए होगा तो सारे प्रोडक्ट्स के लिए कुछ है, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कुछ है। आप इसमें कौन से प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, ये तो पूरी क्लस्टर में लेके बैठा हूँ। अगर कोई क्लस्टर में पूरा आपको काम करना है तो यहाँ पे सामने देख लेना कि कौन सी प्रोडक्ट के लिए कौन सी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर एक्टिव कार्बन में आप डील करते हो तो यूएस वाटर ट्रीटमेंट एक्सेस चाहिए और उसमें भी NSF 61 जो है वो आपको चाहिए होगा, उसके सामने प्राइजेस भी लिखी हुई है। अगर आपको लगता है $5,000 से $15,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हो सर्टिफिकेशन के लिए, तब उसके बारे में सोचना। वरना ऐसा लगेगा कि सर मैं तो ट्रेडर हूँ, मुझे इतना इन्वेस्ट करना है क्या? देखो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सर्टिफिकेट्स वाले, ये नॉर्मली मैन्युफैक्चरर्स के लिए होते हैं। ट्रेडर्स के लिए देखो नॉर्मली मैन्युफैक्चर के जितना भी है ना उसी के सर्टिफिकेट पे आप उड़ोगे, क्योंकि अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आप अपनी सर्टिफिकेट अपने नाम से कुछ नहीं बना पाओगे क्योंकि आपका खुद का सेटअप ही नहीं है, तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगी, राइट? तो यहाँ पे मेनली आप देखोगे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट अगर आप उसको चाहिए होगा, स्पेसिफिक है प्रोडक्ट्स के बारे में, और ईसी मार्किंग चाहिए अगर आपको सेफ्टी का वो चाहिए। फिर यहाँ पे अगर ISO सर्टिफिकेट ऑर्गेनिक का बेसलाइन वगैरह आप करोगे तो वो बेहतर है आपके लिए। तो कंप्लायंस सर्टिफिकेशन यहाँ पे देख लेना कि कौन से के लिए कौन सी चाहिए। फूड सेफ्टी है तो FDA लगेगी, अगर यूरोपियन यूनियन है तो EC लगेगा, अगर आप GCC में देखोगे तो वहाँ पे ESMA है, SFD है, तो हलाल सर्टिफिकेट लगती है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगा कि आपकी कौन सी रेंज में लेके जा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना और यहाँ पे देख लेना कि कौन से प्रोडक्ट है मेरे और कौन से मार्केट में मुझे कौन सी प्रोडक्ट उतारनी है, राइट? अगर टेक्सटाइल की है तो ये वाली लगेगी, अगर लेबलिंग की है तो ये वाली लगेगी, सस्टेनेबिलिटी का है तो ये लगेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वॉलेंटरी भी करोगे, कुछ मैंडेटरी भी है, कुछ चीज़ें आपको इसके बिना तो कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। मगर इंडिया से आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड ही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड लगेगा, RCMC लगेगी, वो भी कॉयर बोर्ड मतलब कोकोनट बोर्ड वाला। तो कभी भी आप ये मत कर लेना कि कॉयर का प्रोडक्ट है तो कॉयर बोर्ड ले ला, वरना कोकोनट बोर्ड वाली ले लेना। एपेडा वाले से मत करना, एपेडा से कोई मतलब नहीं है अगर कोई आप प्रोसेस फूड नहीं बना रहे हो तो, ठीक है? फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, GST का, फिगमेंटेशन सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें जब आपको शिपमेंट करोगे तब लगेगी, वरना तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन फ्रेमवर्क क्या होगा, तूतुकुड़ीन है, तो वहाँ पे मेन हब तो वही है। केरला में जितना भी आप पोर्ट पकड़ोगे वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अगर देखो आप ईस्ट में मतलब वेस्ट में भेज रहे हो दुबई की तरफ, तो आप कोच्चि बेल्ट वगैरह पिक कर सकते हो। अगर आप टूवर्ड्स मलेशिया, सिंगापुर और थाई कंट्रीज भेज रहे हो तो फिर आप चेन्नई पिक कर सकते हो। ये दो मेन स्टेशन हैं। JNPT या मैंगलोर या कुछ और पोर्ट्स में क्या होता है कि एक आपको एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक पड़ेगा। अगर क्लाइंट चाहता है तो ठीक है यार, क्लाइंट नरक में भी चाहता है तो फिर भी दे सकते हो, राइट? उसने बोल दिया सर मुझे JNPT चाहिए, FOB मुझे JNPT का प्राइस दो, ठीक है JNPT का दे दो, हमें क्या लेना देना यार, वो तो पैसे अपनी जेब से डाल रहा है ना। FOB का प्राइसेस आपके ऊपर नहीं है, आपका मार्जिन और आपका प्रॉफिट सिर्फ एक्सवर्क्स का है। तो एक्सवर्क्स में हमने कोटेशन दे दिया FOB का, अगर उसको चेन्नई चाहिए चेन्नई में दे दो, अगर उसको कोच्चि में चाहिए तो कोच्चि में दे दो, या उसको JNPT चाहिए तो JNPT दे दो, क्योंकि उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो क्लाइंट के ऊपर है कि उसको कहाँ से उठानी है माल।
आप एडवाइस कर सकते हो, किसी को बोल नहीं सकते हो, राइट। कोकोपीट का ब्लॉक्स अगर 5 kg का अगर आप डील करते हो तो अराउंड 3000 टू 3500 या 3600 आपको 20 फीट कंटेनर में आएगा। फाइबर है तो 20 मेट्रिक टन 20 फीट में आएगा, 24 तक जा सकता है, फिर भी वो कैपेसिटी डिपेंड करेगी। फ्रेश कोकोनट अराउंड 16,000 पीसेस 20 फीट में आएगा। नॉर्मली ये सब क्या होता है ना, ये स्टैंडर्ड अगर आप बोलोगे ना 13 टू 15 kg या 13 टू 14 kg का पैकेजिंग होती है, और हर एक बैग में मोटा मोटा आपको क्या बोलते हैं इसको, अराउंड 25 कोकोनट्स ऐसे कुछ लगते हैं, तो उतना वो तोल के एवरेजिंग करके वो डाल देते हैं, तो वो चल जाएगा। ये नॉर्मली मैं चाहता हूँ आप हाथ मत डालो यार, क्योंकि आपको अगर फ्रेश प्रोडक्ट में कभी काम नहीं किया, पता नहीं है, तो रहने दो, उसमें ज़्यादा दिमाग डालने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव कार्बन है अराउंड 18 टू 20 मेट्रिक टन जो 20 फीट में जाएगा, और वो फॉर्म होती है उसकी किस फॉर्म में चाहिए, कितनी मेश का चाहिए, कितना फाइन चाहिए, ये डिपेंड होगा। फिर अगेन टेक्निकलिटीज जब भी मैं उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिक में बात करूं तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, मगर अभी फिलहाल के लिए ये पूरी क्लस्टर लेके बैठा हूं। तो कोकोनट का जो भी प्रोडक्ट है जिसको भी दिमाग में है तो उतर जाओ यार, सारे कोई भी प्रोडक्ट में आप काम कर सकते हो। मॉडल यहाँ पे देख लेना, डायरेक्ट B2B है, तो आप बिजनेस में हो, आप प्रोड्यूस करते हो, डायरेक्टली किसी बिजनेस वाले को बेच रहे हो जो इंपोर्टर है, तो वहां पे आपको आराम से 25 टू 40% का मार्जिन, अगर आप किसी चिंदी मार्केट नहीं उठाते हो। चिंदी मतलब पूरा खराब गंदा वाला मार्केट, अगर वहां पे जाके फिर वो बोलोगे नहीं सर यहाँ पे तो मुझे 2% भी का मार्जिन नहीं मिल रहा, भाई तुम्हारी गलती है, तुम्हें माल कहाँ पे उतारना है यही नहीं पता, तो फिर क्या ही कर लोगे यार, राइट। तो ट्रेडिंग एंड मर्चेंट ट्रेडिंग में आपको यहाँ पे बड़ा खर्चा कुछ है नहीं, एज ए फैक्ट्री तो कुछ आप बड़ा डालोगे नहीं, तो यहाँ पे 18 टू 15% मैन्युफैक्चर से लिया, ट्रेडिंग किया, आगे बेच दिया। बेचना भी बड़ा काम है बट बेचना आना चाहिए। तो वाइट लेबलिंग, प्राइवेट लेबलिंग, ये आपके विजिटर्स आते हैं, जो क्लाइंट्स विजिट होते हैं, जो आज के टाइम में हमने बहुत सारे इवेंट्स कराई हुई है, तो जो भी गल्फ इवेंट पे थे वो इंडिया में आए, उन्होंने प्रोडक्ट चेक किया, क्वालिटी चेक किया, अगर वो डील्स भी अगर वाइट लेवल पे कन्वर्ट हो जाते हैं ना, तो उसमें बहुत बड़ी आप उसके अच्छी मार्जिन मिल जाती है। एक तो आपके पास रेगुलर बिजनेस है, बाकी एडिशनली जो आप करोगे वो तो करोगे, जो आपका सेटअप है, जो आपको मर्चेंट ट्रेडिंग पे देना है, आप अपने अपने बलबूते पे जो बेचनी है वो तो आप बेचोगे, मगर एक फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट आपके पास ये आ जाएगा कि भाई मुझे महीने में इतना तो चाहिए, वो आपको डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद ब्रांड एक्सपोर्ट है, फिर एजेंट्स है। एजेंट्स देखो क्या होता है ना, इनकी इज्जत आज के टाइम पे दलाल वाली बात हो जाती है कि हाँ भाई ये 5% से ज़्यादा ही नहीं है इनकी, ना इनका कोई इज्जत है, ना इनकी कोई और चीज़ें हम लोग करते हैं। तो क्या होता है ना कि ये लोग रिस्क कुछ नहीं लेते हैं, ये लोग बोलते हैं भाई मार्केट में जो आया ना उसको मैं बेचूंगा, और जितने भी मैं बेचूं मुझे उस पर 5% चाहिए और बाकी चीज़ें मैं आपको भेजूंगा। अरे भाई मुझे घाटे में उतारनी है तो मैं खुद ही उतार लूंगा ना, तुम्हें क्या फ़ायदा पड़ेगा उससे। ये तो दुबई में बहुत सारे लोग हैं जो एजेंट्स के साथ टाइप है और सब लोग घाटे में उतार के बिजनेस कराते हैं। तो ऐसे चीज़ों में अगर कोई बोल भी रहा है तो क्या ही सीख रहे हो यार, क्यों अपना पैसे गंवाना चाहते हो। तो ई कॉमर्स बिजनेस है, अगर आपके पास ऐसे कोई प्रोडक्ट है जिसमें सप्लाई चेन की इश्यूज नहीं है तो ई कॉमर्स में भी आप काम कर सकते हो। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन है, जितना हो सके उतना दूर रहो। इनको फर्टिलाइजर चाहिए, कोकोपीट चाहिए, इनको बहुत कुछ चाहिए होता है, कुछ भी नहीं देना इनको, इनसे दूर रहो। टेंडर सिस्टम में मत जाना, यहाँ पे बहुत पैसे फंसेंगे और ब्राइबरी के तो नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं लोग, तो वो मत करना। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई किसी का कोई रिक्वायरमेंट है, उनका रिक्वायरमेंट समझो, अगर कर सकते हो तो हाँ बोलना, वरना फिर मना कर देना। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ बोल देते हैं ऑर्डर आने के लिए, फिर 2-3 ऑर्डर फुलफिल करते करते हवा टाइट हो जाती है, फिर हाथ खड़े करते हैं, तब उसकी पेनल्टीज, उसकी कॉस्ट, उसकी बाकी चीज़ें बहुत सारी क्लॉजेज आ जाती है। तो उस वजह से कभी भी ऐसा मत कर देना कि 2-3 ऑर्डर के लिए देख रहे हो, नहीं नहीं मेरा तो अभी दिक्कत चल रहा है तो थोड़ा बहुत मुझे पैसे चाहिए, कल जब पैसे मिल जाएंगे उनके थोड़ी बहुत मैं काम कर दूं फिर मैं हाथ खड़ा कर देता हूं। ऐसे करोगे तो नाम अपना भी खराब होगा, देश का भी होगा, और बाकी अगर कोई ईमानदार बंदा है आगे जाके बिजनेस करने वाला, वो भी नहीं कर पाएगा। कल आपके नाम पे छोड़ो, आपके बच्चे अगर आपको धंधे में उतरना चाहते हैं ना, तो उनके लिए भी आप मार्केट नहीं छोड़ रहे हो, तो अपना नहीं तो कम से कम अपने फैमिली का देख लेना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि टायर 1 प्रोडक्ट्स हैं तो फिर B2B वाया ट्रेड प्लेटफॉर्म्स आप उठाना शुरू करो, 2-3 बायर्स को टारगेट करो और वहाँ से आप ऑर्डर उठाना शुरू कर सकते हो। टायर 2 में डायरेक्ट रिलेशन देख लेना, ग्रीन हाउसेस, ये सब चीज़ें जो भी मैंने बताए। टायर 2 क्या है, टायर 2 प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट की क्लस्टर मैंने डाल रखी है उस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली उनसे आप काम करोगे तो वो भी बेहतर है। ट्रेड शोज है, एग्रीकल्चर के ट्रेड शोज बहुत होते हैं, तो आपको यहाँ पे फिनिश गुड्स का नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर ट्रेड शोज है ना उसमें जाना चाहिए, तो आपको मदद वहाँ पे मिल जाएगा। टायर 3 प्रोडक्ट जो है वो मल्टी लेबलिंग है, व्हाइट लेबल, प्राइवेट लेबल, जो भी आपको चाहिए होगा, और जो भी क्लाइंट्स आते हैं, एक्टिव कार्बन अगर कोई चाहता है तो फिर उनको अलग से आप दे सकते हो। तो यहाँ पे आज के टाइम पे बड़ी चैलेंज कहाँ पे है, बिजनेस में बड़ी चैलेंजेस तो होती है,
एक तो अपना कोई दिखता नहीं है अपना। काफ़ी बार ये होता है कि कंपनी का ओनर का लिंक्डइन प्रोफाइल भी नहीं है, लोग यूज़ भी नहीं करते हैं, और एसईओ वेबसाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बोलते हैं सर ऑर्डर नहीं मिल रहा। अरे भाई, तुम्हें अगर कोई सर्च करता है तुम तो मिलना तो चाहिए। तुम कम से कम है क्या, तुम मार्केट में हो या नहीं हो। हमने कहीं ईमेल भेज देते हैं, वो भी जीमेल से। अरे यार, स्पैम वाले भी आजकल डोमेन डाल के भेजते हैं। Amazon.com के ऊपर कुछ और लेते हैं वो लोग, तो वो लेके भेजते हैं, तभी वो स्कैम कर पा रहे हैं। तो तुम अपने बिजनेस के लिए आप नहीं कर पा रहे हो यार, अपने डोमेन ले नहीं पा रहे हो। अराउंड 200 रुपये का पड़ता है महीने का। अगर आप एक डोमेन लेते हो ना, 200 रुपये का एक ईमेल आईडी मिलती है। एक ले लो यार, उससे काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो कैपेबिलिटी गैप है। तो जो चीज़ें मार्केट में चाहिए वो हमारे पास नहीं है, और हमारे पास जो है वो किसी को नहीं चाहिए, तो धंधा बनेगा कैसे। सो तीसरा तो ऑब्वियसली भाषा तो आती नहीं है। जो भाषा हम बोलते हैं वो भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, ना इंग्लिश आती है, ना हिंदी आती है, ना कोई और रीजनल लैंग्वेज आता है, तो बात खत्म है। तो एक तो बिजनेस कल्चर नहीं है, और दूसरा जो बोलने का ढंग है वो नहीं पता। बस ये होता है कि मैं कम में दे दूंगा, यही बात होती है। जितने भी मैंने मीटिंग्स देखी हुई है, पहले से शुरू हो जाते हैं कि पैसे कम करेंगे। सर आप जितने ले रहे हो मुझे बता देना, मैं कम कर देता हूँ। अरे भाई, तुम भी कम करोगे तो आगे वाला भी तो कम करेगा। उसको थोड़ी ना अपना धंधा छोड़ना होता है, तो किसी को नहीं छोड़ना होता। प्राइस बैटल जो प्राइसिंग होती है ना, वो लास्ट में आना चाहिए। पहले आप जस्टिफाई करो कि अगर उसको पहले क्या चाहिए, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर कर पाओगे तो कितना बेहतरीन से कर पाओगे, ये चीज़ों पे बात होनी चाहिए पहले। कि पहले ही आप ऑफर लेके बैठ जाते हो कि नहीं भाई मैं इतने में करूंगा, जो दे रहा है वो बोल देना मैं करवा देता हूँ। नहीं होता है ऐसा। एमओक्यू मिसमैच है। काफ़ी लोगों को बड़ी ऑर्डर चाहिए स्टार्टिंग में, छोटी ले लो, कस्टमर को खुश रखो, फिर बाद में आपको बड़ी ऑर्डर ऑटोमेटिक मिलेगी। अगर आपको लगता है कि भाई आपका एमओक्यू पे ही आपका पूरा बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, तो नहीं होने वाला है। इतना बड़ा एमओक्यू मैंने देखी हुई है काफ़ी लोगों की, इतनी बोलते हैं आधा कंटेनर का मिनिमम लोड चाहिए। आधा कंटेनर का मिनिमम ऑर्डर देने वाला तो तुमसे ट्रायल क्यों कराएगा, उसको तो देखना है ना सैंपल। तो सैंपल छोटी क्वांटिटी में होना चाहिए। एक छोटी क्वांटिटी में सैंपल भेज दो, उसके बाद छोटा क्वांटिटी में एमओक्यू उठा लो, 2-3 ट्रायल ऑर्डर कर लो, फिर बाद में अपने आप ही एडवांस पेमेंट आ जाएंगे। क्योंकि उसको भी भरोसा है ना। अभी आप पहले ही इतना बड़ा मांग लोगे तो फिर कौन देगा। तो प्राइस कम्युनिकेशन फेल्यूर है। तो प्राइस कम्युनिकेशन में भी दिक्कत आती है। तो ना ट्रांसपेरेंसी है, ना यहाँ पे फ्राइट फॉरवर्डर कुछ बताएंगे, फिर बाद में जाके लोगों को पता चलेगा कि भाई ये तो ठीक नहीं हुआ मेरे साथ, राइट। वहाँ पे तकलीफ आ जाएगी। फिर यहाँ पे सैंपल मैनेजमेंट इश्यूज है। अभी देखो, पूरी कंटेनर में तो गड़बड़ी होती है, काफ़ी लोगों से डुबा देते हैं कंटेनर, पूरी रेपुटेशन खराब कर देते हैं। मगर काफ़ी लोगों को मैंने ये भी देखे हैं, वो इतने सक्षम है कि वो सैंपल ऑर्डर तक भी मौत मार देते हैं, कि सैंपल ऑर्डर में भी खराबी कर देंगे तो फिर क्या ही चलेगा। यहाँ पे आपकी जो भी पेमेंट गैप्स वगैरह होता है ना, तो ये नॉर्मली आपके मार्केट की वजह से होते हैं। जो मार्केट आप पिक करते हो, तो अगर वो मार्केट में डिमांड नहीं है या ओवर सप्लाई आ रहा है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस के गैप हो सकते हैं, कंप्लायंसेस ठीक से मैनेज नहीं होता है, या आफ्टर सेल्स की जो मैनेजमेंट होती है वो नहीं कर पाते हैं। तो रिपीटेड ऑर्डर्स भी काफ़ी बार दिक्कत आ जाता है। देखो, हर बार क्या होता है ना, एक बायर है उसके साथ दूसरा बायर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि एक बार आया गया, दूसरा बायर आया वो गया, तो आपका मार्केटिंग कॉस्ट कभी कम होगा ही नहीं। तो वहाँ पे भी आपको चैलेंजेस आ सकती है। आज के टाइम पे आप सेल्स नेविगेटर यूज़ कर सकते हो, अलीबाबा में लिस्ट आउट करा सकते हो, गूगल ऐड चला सकते हो, या इंडस्ट्रियल जो प्लेटफॉर्म्स है वो आप यूज़ करके अपना काम निकाल सकते हो। तो आज के टाइम में बिजनेस देने वाले कम नहीं है, पैसे देने वाले कम नहीं है। अगर प्रॉपरली अगर प्रोडक्ट और जिस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो वो प्रॉपरली अगर आप कर लोगे, तो आपका बिजनेस यहाँ पे बन जाएगा। तो ये सारे ट्रेड शोज़ हैं, जिसकी जिसकी क्या क्या प्रोडक्ट्स है उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। कि यहाँ पे पहले देख लेना कि सारे ट्रेड शोज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ऑर्गेनाइज़र है, जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है इवेंट, अगर उसकी कैपेसिटीज़ हैं, कितनी वॉक इन है, कितने पैसे लगेगी, और किस प्रोडक्ट की प्रमोशन वहाँ पे होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड होगा। कि अगर यहाँ पे गल्फ फूड में ना काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ये कोकोपीट वगैरह की प्रमोशन करते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही आपकी कंपनी करती हो, मगर वहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। आप उस मार्केट में क्या डिस्प्ले करना चाहिए, क्या बिकेगी, और किसकी कौन सी प्रोडक्ट के लिए आप बायर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। वरना क्या होगा कि मेरे पास ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, मेरा भाई का, चाचा का, मामा का लड़के का पास ये है, उसकी ज़रूरत नहीं है यार, उसका कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि वहाँ पे भी जो लोग आएंगे उनको भी दिमाग में रहता है कि उनको क्या चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए आपको क्या बेचना है और किस तरीके से बेचनी है, तब आपका बिजनेस यहाँ पे बन सकता है। वरना फिर इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ अगर आप पूरा अगर सारे प्रोडक्ट के लिए एक्चुअली स्वॉट एनालिसिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप क्यूमुलेटिवली स्वॉट एनालिसिस करते हो तो उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ वाइज अगर आप देखोगे तो कॉयर प्रोडक्ट में इंडिया डोमिनेट कर रहा है, और ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छी कोकोनट एक्सपोर्ट हो रही है, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। बट प्रॉब्लम यही है कि अगर केरला में बाढ़ आ गया ना, तो फ्लड वगैरह जब हो जाती है,
तो फिर वहाँ पे प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, उसकी सप्लाई चेन आपको टैम्पर कर सकता है, और सीजनल प्रोडक्ट है तो वो थोड़ा आप देख लेना। फिर यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत अच्छी कटेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप सेमी हस्क या कोकोनट्स में कुछ और चीज़ों में करते हो तो सारे कुछ लेबर पे ही डिपेंड है, कोई ऑटोमेशन तो है नहीं यहाँ पे। और गवर्नमेंट की सपोर्ट उतनी हद तक नहीं है जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तो सपोर्ट वैसे भी किसी चीज़ में किसी के लिए भी नहीं है, बस वो खा पी के मज़े करने के लिए ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप देखोगे तो यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पे कोकोपीट में भी आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी ग्रोथ है, तो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी काम आती है। उसमें अगर आपको क्या होता है ना, अगर क्लाइंट का एक रेसिपी है कि उसको ना ये सारी चीज़ें ब्लेंड में चाहिए, अगर आप ब्लेंड भी कस्टमाइज ऑफर करते हो ना, तो उसमें बहुत अच्छी ऑर्डर आपका निकल जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट्स है, जहाँ पे उसका नीम का चाहिए, उसको कुछ और प्रोडक्ट्स का चाहिए, वर्मी कंपोस्ट मिक्स होनी चाहिए, 30-60 होना चाहिए, 60-40 होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन लोग मांगते हैं। अगर आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर उनको वहाँ पे मैन्युअली करनी पड़ती है, तो वो कंफर्टेबल नहीं होता है। तो उसके बैगिंग्स और पैकेजिंग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप भेज सकते हो। तो वर्टिकल फार्मिंग के लिए भी काम आता है, और एक्टिव कार्बन तो ऑब्वियसली पानी का जो प्यूरिफिकेशन है उसमें बहुत अच्छी काम आती है। एंड मोर ओवर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है जितने भी इंडिया के साथ हैं, तो वो तो काम में आएगा ही आएगा। जो आगे आने वाले एग्रीमेंट्स हैं उसके भी आप फ़ायदा ले सकते हो। तो वीकनेस यहाँ पे क्या है कि क्वालिटी इनकन्सिस्टेंट है, लोग इतने समझदार नहीं है, जो काम आता है फिर भी नहीं करना चाहते हैं, धोखाधड़ी बहुत है। मैं बताऊँ बोल रहा हूँ कि डकैती वाले लोग बहुत है। तो यहाँ पे रेमान डकैत तो ऑब्वियसली सबको पता है अभी आज के टाइम पे, तो मगर ऐसे वाले लोग बहुत मिल जाएंगे आपको, हाँ भाई ये थोड़ी गड़बड़ी वाले लोग हैं, तो यहाँ पे आपका कट सकता है कि भाई हमने पैसे दे दिए, क्वालिटी गंदा भेज दिया या कुछ और गड़बड़ कर दिया। वो आप अगर वहाँ पे साइड पे हो, देख रहे हो, तो भी आपके सामने गड़बड़ी करते हैं। अगर वहाँ पे हो नहीं, आप गुजरात में बैठ के यहाँ पे केरला में ऑर्डर दे रहे हो ना, तो भाई वो आपको डुबा के भी जा सकता है बंदा, थोड़ा ध्यान रखो। और एक दो शिपमेंट में शायद दे देगा, फिर तीसरी चौथी में वो निकाल देगा आपका प्रोडक्ट का तेरवी बना के छोड़ देगा। तो थोड़ा संभाल लेना, मैं यही बोल रहा हूँ। सब गंदे नहीं है, सब अच्छे नहीं है, बट एंड ऑफ द डे ये आपका बिजनेस है, आपकी जिम्मेदारी है। आप पैसे ले रहे हो, अपनी रेपुटेशन दाव पे लगा रहे हो, तो कम से कम इतना जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जो थैली के अंदर पैकिंग हो रहा है वो मेरे नज़र के सामने हो, और मुझे पता हो कि उसमें जा क्या रहा है। ठीक है। एक आता है 400 to 600 ग्राम्स की कोकोनट, कभी कोई 1 किलो का कोकोनट डाल रहा है, कभी वो 200 ग्राम का भी कोकोनट नहीं है। तो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं होते ना, कि अगर आप किसी को बोल रहे हो कि भैया मेरी इतना स्केल है, इतनी बैंडविड्थ में मैं दे सकता हूँ, अगर वो नहीं हो पता है तो फिर खत्म है मार्केट, उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। फिर हर एक कंटेनर के ऊपर 1-1 लाख 2-2 लाख लॉस उठाते उठाते 10 कंटेनर अच्छे से कर लो, 10 लाख का घाटा उतार लो, फिर 1 करोड़ का टर्नओवर दिख जाएगा। फिर बाद में किसी क्या बोलते हैं ना, ये इवेंट मतलब ये कोई ट्रेनिंग देते हैं ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, उनके इवेंट पे आके बोलते हैं ना मैं 1 करोड़ का 1 महीने में कर लिया, 2 महीने में कर लिया, 1 साल में मेरा 1 करोड़ का टर्न। भाई 1 करोड़ का टर्नओवर का मतलब नहीं है कि तुमने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया, घाटा कितने में किया वो देख लो ना पहले। काफ़ी लोग आके बोलते हैं ये सब चीज़ें, हमने काफ़ी बार देखी है, सुनी हुई है। उनकी कंपनी की कुंडली जब निकाली तो पता चल जाता है कि क्या हालत है वहाँ पे। ठीक है। तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसे करना, धंधा करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे मेंटर्स की भी ज़रूरत नहीं है। अगर घाटे में करना है, अरे यार सेल्फ सफिशिएंट हो यार, आज के टाइम पे घाटा किसी और से क्यों करवानी है, अपने पैसे जाके किसी को दे के आ जाओ, भरोसा करके अपनी रिश्तेदारी में किसी को दे दो, अब पैसे आएंगे नहीं तो घाटा ही तो हो ना। तो वो करने की कोई मतलब नहीं है, तो उसको रहने देते हैं। ठीक है। 60% एक्सपोर्ट की कंसिस्टेंसी पे देख लेना, और 2-3 मार्केट्स में टेस्ट करके, प्रोडक्ट टेस्ट करके। लोगों का क्या होता है ना, सर मुझे ना सारे करने हैं, सारे कहाँ पे करनी है, सारे मार्केट में करना है। अरे सारे के चक्कर में तुम्हें एक मार्केट भी हाथ में नहीं मिलने वाला। पहले एक पकड़ो, ढंग से काम कर लो, फिर उसके बाद अगली बारी पकड़ो, तब आपका बिजनेस चल सकता है। अगर आप सारा करने जाओगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, तो ये क्लियर वाली बात है। तो थ्रेड्स यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है कि वियतनाम का सब्सिडीज़ है, वियतनाम में बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, और ऑपरेशंस उनकी स्ट्रीमलाइंड है, और काफ़ी हद तक उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, क्योंकि छोटी देश है, छोटी कैपेसिटी है, छोटी चैलेंजेस हैं, तो सॉल्व कर देते हैं। उनके यहाँ पे बहुत बड़ी वो वाली वो नहीं है। तो शिपिंग कॉस्ट है, बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ से कितनी प्रोडक्ट्स जाते हैं, कैसे मैनेज होती है वगैरह। और बाकी आपको सिंथेटिक सपोर्ट में, अगर टेक्सटाइल में जाना चाहते हो तो उसकी इंडस्ट्री अलग है, और उसके लिए अलग कभी भी हम टाइम मिलेगा तो उसके बारे में भी वीडियो बना देंगे। तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कंट्री वाइज अगर आप देखोगे तो कौन से हमारे सामने बहुत अच्छे हैं और उनके सामने हमारी कौन सी वैल्यूबल है, तो उसको आप लेके आगे बढ़ सकते हो। तो वियतनाम में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इंडिया में, फिलीपाइंस में बहुत अच्छी है, इंडोनेशिया में बहुत अच्छा है, तो उसके सामने हमारी कौन सी रेंज में क्या है। एक तो काफ़ी बार क्या होता है कि क्वालिटी नहीं मिलती, वैरायटी नहीं मिलता,
क्वांटिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर उतने बड़े काम में अगर आप उतर रहे हो तो उतना अगर वॉल्यूम आप कैपेबल हो तो फिर उन चीज़ों को हाईलाइट करिए ऑर्डर निकालने के लिए। हमेशा प्राइस बैटल करने की ज़रूरत नहीं होती है। एडवांटेजेस पहले ब्रीफ करो, फिर उनके जो चैलेंजेस है उसको क्या सॉल्व करते हो वो बताओ, फिर आगे उसकी जो हो सकता है उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। हमेशा क्या होता है कि प्राइजेस हमेशा आखिर में आती है, हम लोग प्राइजेस पे कभी बात ही नहीं करते कि भाई हमारी ये प्राइजेस है, वो लास्ट में पता चलता है कि हाँ हमारे प्राइजेस कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टायर 1 और मल्टी टायर पे अगर आप फोकस करोगे तो दोनों इकट्ठा ही कर सकते हो, बट मैं नहीं चाहता कि कोई भी मल्टी प्रोडक्ट में इमीडिएटली उतरे। एक प्रोडक्ट स्ट्रीमलाइन करो, सप्लायर स्ट्रीमलाइन करो, प्रोडक्शन स्ट्रीमलाइन करो, फिर सारी लॉजिस्टिक्स स्ट्रीमलाइन करो, सेल्स एंड ऑर्डर्स का स्ट्रीमलाइन हो जाए, तो फिर एक सेट होने के बाद दूसरे पे देखो क्या होता है ना। आपका मैं हमेशा बोलता हूँ ये दो ट्रेन इकट्ठे नहीं चढ़ना चाहिए। अभी एक ट्रेन जाएगा, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचो, फिर दूसरी ट्रेन पकड़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही स्टेशन पे दो दो ट्रेन के बीच में जा रहे हो, खंबे आपको मुंह पे मारेगा, राइट। तो वो चीज़ें नहीं करना चाहिए, उतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे है, जो टायर्स की जो कॉस्टिंग्स है, सर्टिफिकेशन के कितने खर्चे आएंगे, बिजनेस के लिए कितना खर्चा होगा, अगेन डिपेंड होगा कि कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट की एनालिसिस नहीं करी है, ये मैंने पूरी क्लस्टर का एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, मार्जिन्स 28 to 40%, जिसमें 28 है, जिसमें 40 है, जिसमें 30 है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अगर आप सोच रहे हो कंसल्टेशन चाहिए, रिपोर्टिंग चाहिए, वो आप अपने एंड से करवा लेना। अगर टीम का नंबर है यहाँ पे, ऑफिस के नंबर्स नीचे हैं, जो भी रिक्वेस्ट चाहिए उनको पेमेंट करके आप रिपोर्ट निकलवा सकते हो। सो अगर आप मंथ वाइज ब्रेक इवन अगर देखोगे कि प्रोडक्शन में हो, तो आपका 8 to 14 मंथ्स में आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। जो भी खर्चा आपने डाला हुआ था उतने प्रॉफिट में आपके पैसे निकल के आ जाएंगे। उसके बाद जो कमाई होगी वो आपका प्रॉफिट मान के चल सकते हो। इन्वेस्टमेंट के बिना तो कोई प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, तो वो तो सीधी सी बात है। ठीक है, तो बायर काउंट आप देख लेना, 3 से 30 तक आप अच्छी खासी काउंट में जा सकते हो। वो भी रेगुलर बायर्स हैं, ऐसे कोई बायर्स नहीं है कि आज आए फिर कल चले गए, वैसे कुछ। फाउंडेशन है, फिर मार्केट एंट्री है, फिर फर्स्ट एक्सपोर्ट है। आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, जो भी चीज़ें चाहिए होगी वो करवा सकते हैं, हम खुद करवा के देते हैं। फिर मार्केट एंट्री में कोई मदद चाहिए होगा, हमारे प्लान्स है वो आप ले सकते हो। या वरना तो चीज़ें सिंपल है यार, आज के टाइम पे लिंक्डइन पे कनेक्ट करके आप लोगों से बात करोगे, उनको क्या बोलना है, अगर वो चीज़ें आपको पता है तो आपको बस रिस्पॉन्स आ जाता है। तो फिर फर्स्ट एक्सपोर्ट में आपको देखना पड़ेगा कि क्या रिस्पॉन्स है, तो बायर्स को आप कैसे कन्विंस कर पाते हो, प्राइसेस क्या वर्कआउट होती है, सिस्टमेटिकली क्या कर सकते हो। फिर बाद में एक ऑर्डर के बाद दूसरा ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा, बीच में कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है, क्या क्या फिक्स करने होंगे, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, और गवर्नमेंट की सपोर्ट स्टैंडर्डाइज्ड है, रोड टैप मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेगी, इंटरेस्ट में आपको लोन मिल जाएगा। मार्केट डेवलपमेंट के लिए अगर आपको चाहिए तो मार्केट का जो इंसेंटिव्स होता है, जब अगर कोई ट्रेड शो पे आप जाते हो उसके भी आपको पैसे मिलते हैं, वो भी मार्केट की जो इंसेंटिव्स होते हैं वो भी आप क्लेम कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है ना, इसके लिए ना आपका कोकोनट बोर्ड या कॉयर बोर्ड पे रजिस्टर होना मैंडेटरी है। तो फिर टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, एपिडा का असिस्टेंस हो गया। एपिडा मैं नॉर्मली चाहता नहीं हूँ कि अगर आप कोई प्रोडक्शन वाली प्रोडक्ट नहीं है तो फिर आपको ऐसी कोई प्रोसेस वाली प्रोडक्ट नहीं है तो फिर एपिडा लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप देख लेना ईसीजीसी का, अगर आपके पैसे क्रेडिट में देने पड़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ 2 मंथ अगर दे रहे हो तो फिर ईसीजीसी पे आप इंश्योरेंस करवा के चलो। अगर उसके बाद भी अगर आपके कहीं पे ये होता है ना कि सर मुझे ना 2-3 मशीन से मंगवानी है और मुझे इंपोर्ट ड्यूटी बहुत तगड़ा पड़ रहा है, वो इंपोर्ट ड्यूटी भी आप छुड़वा सकते हो अंडर ये स्कीम के अंदर। तो स्कीम्स देख लेना कि क्या स्कीम है, कितना है, कैसा है, और उस स्कीम के अंदर आपको एग्जिबिशन कितना मिल सकता है, सारी इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाती है। तो वहाँ पे आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा कि भैया मैं जो माल मंगवा रहा हूँ या जो मैंने सामान मंगवाई हुई है उसके सामने ना मैं इतना एक्सपोर्ट करूँगा, तो मैंने जो माल मंगवा रहा हूँ ना उससे जो प्रोसेस होगा, उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट मैं एक्सपोर्ट करूंगा, वो कम से कम इतना वैल्यू का होगा या इतना गुना इसका कमिटमेंट मैं दे रहा हूं, तो तब ये एग्जिबिशन स्कीम पे आपको ये अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये अप्रूवल लेके आप फिर इंपोर्ट करवा सकते हो, वहां पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। अगर मीट नहीं होता है तो भाई जो खाया हुआ है, जो पैसे आपने बचाए हुए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट डाल के उनको वापस करना पड़ता है। तो उतना थोड़ा देख लेना कि ज़्यादा कमिटमेंट ना कर दे, या बड़बोलेपन पे बोल दिया फिर बाद में नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत हो सकती है। फिर स्टेट वाइज इंसेंटिव्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट देते हैं। कर्नाटक में तो जहाँ तक मैं जानता हूँ तो कुछ है नहीं, जो है वो भी खत्म हो रहे हैं। तो देख लेना, ओवरऑल प्लान कर लो कोई भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, तो इनोवेशन वैल्यू एडिंग प्रोडक्ट्स आज के टाइम पे अगर आप बायो प्लास्टिक में अगर आप काम करते हो, तो जो प्लास्टिक चीज़ें जो गन्ने के छिलके से, नारियल से, कुछ और चीज़ों से बन रही है, उनमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर वैसे कोई इंडस्ट्री आप देख रहे हो तो बहुत अच्छी क्लाइंट्स हमारे पास हैं जो बल्क वॉल्यूम पे प्रोक्योर करना जानते हैं और चाहते हैं। ठीक है, और प्रोटीन्स हैं, फ्लावर्स हैं,
तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और आज की चाय में स्नैक्स हैं जो कोकोनट के जो स्नैक्स आते हैं वो भी बहुत प्रीमियम में बिकते हैं, बस उसकी अडल्ट्रेशन और शुगर क्वांटिटी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 सैंपल्स हमारी रिजेक्ट हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ स्वीटनेस, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे भी आप देख सकते हो। फिर वर्जिन वर्जिन ऑयल हो गया या कोकोनट कोल्ड प्रेस ऑयल हो गया, वो आप चीज़ें प्लान कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी, अगर आपको रिपोर्ट सेपरेटली चाहिए वो आप मंगवा सकते हो। तो कम से कम इतनी रिकमेंडेशन है भाई, क्वालिटी पे ध्यान दो, क्योंकि क्वांटिटी तो कोई भी दे देगा घटिया वाला, क्वालिटी नहीं मैटर करेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, बिजनेस दोबारा कोई क्लाइंट आएगा नहीं। सर्टिफिकेशन, मार्केट एक्सेस पता होना चाहिए कि कौन सी सर्टिफिकेशन कौन से मार्केट के लिए चाहिए, कौन सा मार्केट है अपने लिए, कौन सा अच्छा मार्केट है, कौन सा बुरा मार्केट है, किस मार्केट में पैसे मिलेंगे, किस मार्केट में पैसे नहीं मिलेंगे, और किस मार्केट में हमें मार्जिन ही नहीं है। तो ओवरऑल आप देख लो कि आपको कौन सा सूट करेगा। अगर हमारे मदद चाहते हो तो हम लोग सर्विसेज अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हो। डिजिटल फर्स्ट। दूसरा क्या है कि बायर एक्विजिशन के टाइम पे ना आपको कम से कम विजिबल रहो, जीमेल से ईमेल मत भेजो, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। मार्केट डाइवर्सिफाई करो, पहले एक मार्केट पकड़ो, एक बायर से अच्छी खासी बात हो जाए तो वो लेगा नहीं लेगा, वो क्या क्वेश्चंस पूछेगा, ये सब चीज़ें समझ के दूसरी मीटिंग के लिए पिच कर सकते हो। फिर यहाँ पे वैल्यू एडिंग की जो पाइपलाइंस है वो आप ऐड ऑन कर सकते हो। अगर क्लाइंट को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, पूरा बंडल बना के भी आप दे सकते हो। सस्टेनेबल डॉक्यूमेंटेशन है या उसकी कभी कभी क्या होता है, ये कोकोपीट में तो वेरिएंट चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट भी मिक्स हो जाए, वो भी मिक्स हो जाए। पहले सैम्पलिंग कर लो, फिर उसके बाद में मान लेना कि भाई ये हम लोग करके दे सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा कुछ चाह रहे हो तो फिर वो हमें नहीं पता, वो नहीं करवा सकते हैं ऐसे कुछ। मैं क्योंकि काफ़ी लोगों को देखता हूँ, स्टार्टिंग में हाँ तो बोल देते हैं, फिर उसके बाद उनसे नहीं हो पाती, तो फिर लीगल में फंसते हैं, कंप्लायंस में फंसते हैं, फिर पैसे वापस करने पड़ते हैं, रेपुटेशन दाव पे लगता है, और आज के टाइम में धोखाधड़ी करके आप बचोगे नहीं, तो वो सब चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजिक ट्रेड शोज़ हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्शंस है, तो फिर यहाँ पे लेवरेजिंग जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है वो आप लेके आराम से काम कर सकते हो। अगर आप हमसे कोई मदद चाहते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, तो आपको अगर कंसल्टेशन चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। 1 घंटे का बैठ के आप चेक कर सकते हो कि ये मेरा प्लान है और ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या जो भी उसमें ऊपर नीचे है वो मैं बता दूंगा, वो आप प्लान कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि सर मुझे ना 1 घंटे में मेरी फ़ायदा नहीं हो पाएगा, मैंने कोर्स तो सारे ले रखे हैं पहले, और उससे मुझे कोई मदद नहीं मिली, और मेरी जो चैलेंजेस है वो प्रैक्टिकल चैलेंजेस है, और प्रैक्टिकल चैलेंजेस जब जब मैं करने जाऊँगा तब आएगी, तब मुझे कोई हेल्प चाहिए, तो उसके लिए 12 महीने का पैकेज है, तो वो भी आप ले सकते हो कि पूरा 12 महीने के लिए हम साथ में रहेंगे। जो भी आपको तकलीफ हो रही है आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मीटिंग ले सकते हो, जो भी रिपोर्ट चाहिए होगा वो मिल जाएगा, बायर का डेटा मिल जाएगा, सब कुछ आपको, जैसे सप्लायर के साथ क्या बातचीत करनी है, बायर के साथ क्या बातचीत करना है, अगर बायर जेन्युइन है भी या नहीं कैसे चेक करनी है, ये सब चीज़ें हम लोग सिखा देंगे। तो आप एक एक करते करते कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन हो गया, मार्केट सिलेक्शन हो गया, बायर के प्रोफाइलिंग हो गई, कंप्लायंसेज रेडी हो गए, लॉजिस्टिक का सिस्टम टीम रेडी हो गया, बस इंक्वायरीज आ रहे हैं, उसके कोटेशन जा रहे हैं, फिर उसके ऑर्डर्स का कन्वर्शन हो रहे हैं, ये पूरी सिस्टम रेडी करके हम आपको दे देंगे। अगर आपके पास टीम है उनको भी ट्रेनिंग इंक्लूडेड है, आपके पार्टनर्स हैं आपके पार्टनर्स की भी ट्रेनिंग इंक्लूडेड है, जो चीज़ें जो इसके एक्सपोर्ट बिजनेस में संभालेगा उसकी सारी ट्रेनिंग इस पैकेज में इंक्लूड है। इसमें सिर्फ एक बंदे का नहीं है, ये पूरी कंपनी का ट्रेनिंग है। तो बाकी अगर आप चाहते हो कि सर मुझे ना सीख के मेरे पास लोग नहीं है, या लोग जो है वो जल्दी छूट जाते हैं, तो फिर ऐसा है तो फिर आप पूरा काम हमें दे सकते हो, हमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, डे 1 से आपका काम शुरू कर देंगे, और सारी बाकी बेसिक वाली जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट करके आपका काम शुरू हो जाएगा, आपको वहाँ पे परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तीनों पैकेजेस में आपको जो सूट लगेगा वो आप ले सकते हो, वरना कोई भी सपोर्ट नहीं चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स है, आपको फ्री में सपोर्ट चाहिए तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर इसके अलावा कोई और चीज़ें चाहिए होगा, रिपोर्ट्स वगैरह, एनालिटिक रिपोर्ट्स हैं या मार्केट डिमांड रिपोर्ट्स हैं, वो आपको पे करके एडिशनली आप ले सकते हो। या अगर आपको कंप्लायंसेस है, मतलब अभी मान के चलो कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन का भी अलग सर्विसेज है, वो भी आप ले सकते हो। तो इसमें कंप्लीट सपोर्ट है, सारे सब कुछ एक ही अंडर आपको मिल जाएगा। मगर हम सिर्फ लॉजिस्टिक्स या सिर्फ ये चीज़ें, सिर्फ बायर ढूंढना, ये सर्विसेज नहीं है। तो बायर ढूंढने के लिए क्रेडिबिलिटी चाहिए, क्रेडिबिलिटी के लिए डिजिटल चाहिए, डिजिटल के साथ सारा सब कुछ प्रॉपर्ली मैनेज होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो बायर नहीं मिलने वाला। तो सिर्फ बायर ढूंढ के कोई आता है तो ऐसा कोई अलग सा सर्विस नहीं मिलता है, पूरा बंडल लेना पड़ेगा तभी काम बनेगी। वरना कोई कभी भी आप अपने भी बिजनेस के लिए भी कभी ये मत सोच लेना कि सिर्फ बायर ढूंढने से मिल जाएगा, वो भरोसा कर देगा, वो पैसा दे देगा, वो ऑर्डर निकाल देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, क्योंकि एक बंदे का भरोसा जीतने के लिए, वो भी इंटरनेशनल वाला जिसको आप जानते नहीं हो, सिर्फ आपसे बोलचाल में वो बातें हो रही है, तो फिर वो आपको भरोसा कैसे करेगा जब आपके डिजिटल फुटप्रिंट भी नहीं है, राइट। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए और काम करिए। अगर कहीं पे हमारी ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारी ऑफिस एड्रेस है, आपको अगर चाहिए
तो कंसल्टेशन बुक कर लीजिए। फिर अगर उसके बाद अगर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए, कंप्लाइंसेस चाहिए, वो भी आप करवा सकते हैं। फिर उसके बाद जो प्लान आपको ठीक लगेगा वो लेके आप शुरुआत कर सकते हैं। एक 90 डेज का प्लान है, 180 डेज का प्लान है, जैसे भी आपको एग्जीक्यूशन प्लान आपको डिसाइड करनी है वो डिज़ाइन करके हम दे देंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप काम करना शुरू करो। ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग मिल जाएगी, काम करवाना है तो काम करके दे देंगे। अगर आपको सिर्फ प्लान वैलिडेट करवानी है, सिर्फ मुझे चेक करना है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो भी हम आपको सपोर्ट कर देंगे, उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे पूरी ओवरऑल सपोर्ट आपको मिलेगा। और अगर कुछ है तो फ्री में, अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे मुझे डायरेक्टली आप पूछ लीजिए, मैं उसके जवाब दे दूंगा। अगर आपको कुछ और पेड सर्विसेज चाहिए तो ऑफिस नंबर पे मेरी टीम से बात कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको मदद मिल जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और काफ़ी लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस वो फ्री का सपोर्ट है हमें देने के लिए, और कुछ हम आपसे हमें कुछ चाहिए नहीं है। ठीक है। सो अगर आपको लगता है किसी और को ये वीडियो हेल्प करेगा या किसी और को ये मदद करेगा तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।